हम चूंकि कीव के अलग अलग इलाकों में, राजेश पवार मुझे अपने सामने ही नजर आ रहे हैं। राजेश, लगातार इतने दिनों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और देखिए कि आज कैमरे के सामने ही पहली बार मुलाकात मुझमेरी आपसे हो गई है। यूक्रेन में इतने दिनों से हर एक एरियाज आप होकर आए हैं। कीव शहर की जो चीज मैं आपसे उस समय पूछ रही थी, बार बार सायरन्स बजते हैं, हम ये भी समझते हैं कि इसी इलाके में वो आवाज आ सकती है। इरपिन वाले इलाके में तो बस गोलों की ही आवाज आ जाती है। इस समय लोगों में कुछ दहशत दिख रहा है। लोग क्या जेलेंस्की के पीछे खड़े हैं या यूक्रेन के साथ खड़े? देखिए, जेलेंस्की लड़ाई से पहले इतने पॉपुलर लीडर नहीं थे। लड़ाई से पहले इतने पॉपुलर लीडर नहीं थे, लेकिन जब से युद्ध का ऐलान हुआ है, यूक्रेनियनों में एक एकजुटता दिख रही है। हर एक यूक्रेनियन अपने देश के लिए लड़ने को तैयार है इस वक्त। और क्योंकि जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं, कमांडर इन चीफ हैं आर्म्ड फोर्सेस के, तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि लड़ाई के वक्त जो डिफरेंसेस हैं, मन मुटाव हैं, लोग भुला देते हैं, और जब देश की लड़ने की बात आती है तो इकट्ठे हो जाते हैं। और यही हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यूक्रेनियन एकजुट हो गए हैं जेलेंस्की के पीछे इस वक्त। लेकिन जो हालात बनते दिख रहे हैं, अब जेलेंस्की को पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और पॉलिटिकल फ्रंट पर। लेकिन जहां तक सेना के मनोबल का सवाल है, यूक्रेनियन जनता के और मिलिशिया के मनोबल का सवाल है, जेलेंस्की एक बहुत ही अच्छे कमांडर साबित हुए हैं, जिसकी उम्मीद शायद यूक्रेनियन लोगों को भी नहीं थी। श्वेता, उनका क्लाइम डाउन देख रहे हैं आप, या इससे कुछ अलग देख रहे हैं? देखिए, जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर उनके जो नरम रुख दिख रहा है पिछले 2 दिन से, वो एक तरह का क्लाइम डाउन है। क्योंकि जिस तरह का हताशा उनको हुई है, जिस तरह से नेटो ने उनको अबेंडन कर दिया है, अमेरिका ने जो प्रॉमिस किए थे वो फुलफिल नहीं किए हैं, चाहे वो नो फ्लाई जोन को लेकर हो, चाहे जहाज देने के ऊपर हो, सबसे बड़ा झटका उनको इन 2 बातों में लगा है। और इसके बाद जेलेंस्की को लग रहा है कि अब जो है उनके लिए ये शायद ये लड़ाई जीत पाना तो दूर की बात है, इस लड़ाई को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। और यही एक कारण मुझे लग रहा है कि उनकी नरम रुख दिख रहा है। और मुझे लगता है अंतालिया में जो कल इन 3 देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे, उससे कुछ ना कुछ परिणाम जरूर निकलेंगे। इन्वेडिंग फोर्सेस के लिए हमेशा, राजेश, कहा जाता है जितनी जल्दी युद्ध खत्म हो सके उनके लिए उतना बेहतर रहता है। लेकिन एक देश जो डिफेंड कर रहा है, वो क्या छटपटाहट तो एक है लोगों की, सबको लग रहा है शायद अगले दिन कोई अच्छी खबर आ जाए। यूक्रेन भी तो देख रहा होगा ना कि कितनी जल्दी ये युद्ध खत्म हो पा रहा है। उनकी तो क्षति अनपैरेलल्ड है। देखिए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि जो इन्वेडिंग फोर्स है, जो इन्वेडिंग आर्मी है, वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो, वो किसी न किसी तरह से इसको एक निष्कर्ष पे पहुंचा सके। लेकिन जैसे आपके कुछ मेहमान भी कह रहे थे, काफी बार उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि रशिया ने एक सोची समझी एक तरकीब के थ्रू ये काम किया है, एस्केलेट किया है थोड़ा सा, फिर वेट किया है कि क्या रिस्पॉन्स होता है यूक्रेनियन फौज का, यूक्रेनियन पॉलिटिशियंस का, जेलेंस्की का। कोई उन्हें पॉजिटिव नहीं लगता है तो फिर उसको आगे एस्केलेट किया है। तो धीरे धीरे उन्होंने इस वॉर को नॉच बाय नॉच एस्केलेट किया है, और फिर वेट किया है कि किस तरह से उनका डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स होता है। और अब उन्हें जब अपना एक्चुअल रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो मिलिट्री ऑफेंसिव है उसमें कुछ नरमी देखने को मिलेगी। श्वेता, और कीव को जो और ज्यादा घेरा जा रहा है, कुछ वेस्ट की तरफ जो अलर्ट्स की बात हो रही है या फिर आगे बढ़ने की बात हो रही है उनके फोर्सेस की, जो सप्लाई लाइन है उसका भी एक बहुत बड़ा डर हो जाता है। कन्वीनियंस स्टोर्स हम सब ने देखे यहाँ पर, राजेश, की सामान रहता है बहुत जल्दी खत्म। कुछ एरियाज में ईस्ट में मैंने देखा कि वहां पर तो कन्वीनियंस स्टोर्स खाली थे, 2-3 जगह जाना पड़ा था। बच्चों को, सिर्फ 10 साल से छोटे हैं बच्चे, उनके लिए सिर्फ अगर आपके परिवार में है तो दूध दिया जा रहा है, वरना आपको नहीं मिल, कुछ चीजें। ये चीजें भी एक देश को बहुत अफेक्ट करती हैं। ये छोटी चीज होती है, लेकिन जो एसेंशियल्स होता है वो मोरल का सवाल होता है। बिल्कुल सही श्वेता, बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जब तक अगर सप्लाईज खत्म हो जाएंगी तो अपने आप जो मोरल है उसमें बहुत कमी आएगी और मोरल नीचे चला जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। रशिया ऐसा चाहेगा। और लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि रशिया इसको एक मिलिट्री हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, इस वक्त जो यूक्रेन का पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ऑलमोस्ट 60% जनरेशन जो सोर्सेज हैं, चाहे वो न्यूक्लियर सोर्सेज हों, चाहे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के सोर्सेज हों, वो इस वक्त रूस के कब्जे में हैं। और जब रूस ये नूज टाइट करेगा, ये शिकंजा टाइट करेगा, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बम्बार्डमेंट से या एरियल रेड से करेगा या शेलिंग करके करेगा। वो ये जो नूज है, इलेक्ट्रिसिटी काटकर और सप्लाईज काटकर भी कर सकता है।